हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने दिशा पाठशाला में। हमने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। फिजिक्स का ये वीडियो है। इसमें हम लोग फिजिक्स के पहले पार्ट से चीज़ों को अध्ययन करना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, या यदि केमिस्ट्री का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो नहीं देखा है तो इसमें फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जानकारी होगी। तो उन बच्चों की रिक्वायरमेंट थी और भी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर यूट्यूब पर भी क्लास अपलोड किया कीजिए। मेरा भी मन था कि यूट्यूब की दुनिया में भी कदम रखा जाए, और इसलिए हमने ये निश्चय किया है, डिसीजन लिया है कि आज से मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, जो है अपलोड किया करूँगा इसमें। जिससे यदि आज देखा जाए तो वैसे तो 18 तारीख है, 18 दिसंबर है आज, और 18 फरवरी तक अपने पास समय है। ये पूरी मैंने स्ट्रेटजी उस पर बता रखी है केमिस्ट्री वाली वीडियो पर। फिर से बता दे रहा हूँ मैं। इस बीच में अपने पास लगभग में 60 दिन का समय है। इस 60 दिन के समय में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर करने का प्रयास करेंगे हम। थोड़ा मुश्किल रहेगा कि ऑफलाइन बैच चलते हैं, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और दोपहर में अपना पढ़ना। इसके अतिरिक्त घर के भी बहुत से काम होते हैं, करने होते हैं। इन सब के अतिरिक्त समय निकाल करके आप लोगों के लिए एक वीडियो फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया करूँगा। इन्हीं 60 दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें कंप्लीट करनी होगी। अच्छा, अब उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आप अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे और बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो इतनी मैं ज़रूर गारंटी लेता हूँ कि आप पूरे 70 में से 70 की तैयारी आपकी हो सकती है। ये कहना थोड़ा सा जो है मजाकिया टाइप का लगता है कि पूरे साल भर न पढ़ के 2 महीने में कैसे कोई कर सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं। ये तो बहुत ही असंभव होगा कि आपने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो। थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपने ली है कहीं से भी, अपने मन से भी, तो मैं वादा करता हूं कि आपको लास्ट तक ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल छूटा हुआ है और ये मेरा ये हेडिंग छूटी हुई है, सर ये डेरिवेशन छूट गया है मेरा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप रेगुलर कंटिन्यू बने रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट की है, और फिजिक्स में फर्स्ट फिजिक्स से शुरू करने जा रहा हूँ। पहला जो चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आपके पहले लेसन का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी लाइक कमेंट करना तो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि आप जब भी पढ़ने बैठिएगा तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए। सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं समझ में आता है, ये आपको समझना होगा। नहीं तो फिर यही होगा, वीडियो खत्म हो गया और आपको कितना समझ में आया कुछ नहीं, या जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक ही आपको केवल समझ में आएगा, बाद में चीज़ें भूल चुके होंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, थोड़ा चीज़ों को नोट भी करते रहिएगा। अगर आपके पास पहले से नोट्स बनी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब से नोट्स बना लिए, थोड़ा बहुत नोट करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। शुरू करते हैं हम। तो अभी पहला लेसन है आपका विद्युत क्षेत्र, जो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो लेसन का नाम है विद्युत आवेश। अच्छा, जो ये वीडियोज रहेंगे ये किसके लिए हैं? ये यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। खासतौर के हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए है। और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा तो हिंदी वालों को दिक्कत होगी। और अपने पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, लगभग में 90% वो हिंदी मीडियम के ही हैं, तो मैं हिंदी मीडियम को ही टारगेट करके पढ़ाऊँगा। और यूपी बोर्ड के छात्रों से एनसीईआरटी होता है तो सबका सेम ही होता है, तो पढ़ सकते हैं आप सब लोग। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें आवेश क्या है, सबसे पहले देखते हैं आवेश क्या है। किसी भी वस्तु की बात करें अगर हम, तो वो वस्तु अणुओं से मिलकर के बनी होती है। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। 9th क्लास में अणुओं से मिलकर के बनी होती है। बात करें अणु की, तो अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से आपको थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में हिचकिचाहट से देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं यूट्यूब में या कैमरे के सामने बहुत कम बोला हूँ। तो हो सकता है कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी देख पा रहे होंगे, या चीज़ें होती हैं कुछ। ऑफलाइन पढ़ाना, पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस हो जाना, और फिर ऑनलाइन में पढ़ाना, थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं यहाँ पर और उधर। तो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें
सुधर जाएंगी। अभी आप देखिए इसको। और परमाणु, हाँ, और जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं, पहले तो कुछ माना गया कि परमाणु अविभाज्य हैं। इसके बाद में बताया गया कि परमाणुओं के 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होते हैं वो 3 खंडों में इसको हम बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका आया है, ये इलेक्ट्रॉन, यही मेन रोल होता है, इसी का मेन रोल होता है आवेश उत्पन्न करने में। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, यही किसी वस्तु पर जब किसी विधि से, या हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, या हम इसको ऊष्मा देते हैं, या कुछ करते हैं, तो किसी कारण से, किसी भी क्रिया द्वारा वो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को यदि छोड़कर चला जाता है, ठीक है, चला गया, मान लो उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो ये धनी हो जाता है। धनी ही दान करते हैं, एक तरीके से समझ सकते हैं, धनी ही दान करते हैं, ठीक है। तो धन का मतलब होता है पॉजिटिव, तो इस पर एक धनात्मक आवेश आ जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन वो दान कर रहा है। तो इससे क्या होगा, पहले मान लो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया, तो अब बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब धनात्मक आवेश उत्पन्न करना। जैसी इसी प्रकार से कोई वस्तु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसके पास पहले से 9 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने, अब इसके पास हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब इसने एक लोन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लोन लिया है, उधार लिया है, तो ये ऋणी होगा। तो ऋणी का मतलब ऋण आवेश हो जाएगा, इस पर जो आवेश आएगा वो हो जाएगा ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज हो जाएगा वो। और इस पर जो आवेश आएगा वो धनावेश आएगा, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो विद्युत आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है तो वो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसे हम धनावेश कहते हैं। मतलब जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाएगी। इस प्रकार से जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या किसी से उधार लेती है तो उस पर आता है ऋणावेश। इस प्रकार से उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और माना जाता है कि वह वस्तु ऋणावेशित हो गई है। मुख्य रूप से ये हो गया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसमें ये बेसिक चीज़ें हैं, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इस पर एक न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ देते हैं कि किसी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉन की जो है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गए हैं, ये वस्तु कोई है, इस ए वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु पर चले गए हैं, तो बताओ इस पर कितना आवेश होगा। और आवेश भी होगा तो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो आवेश निकालने के लिए फार्मूला लगेगा, Q बराबर NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हैं 4, और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। तो ये रख देंगे इसमें हम इस प्रकार से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 चौके 64, 6.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और ये धनावेश होगा क्योंकि इसने दान किया है 4 इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे 2 नंबर के 1 नंबर के आते हैं केवल। Q बराबर NA सूत्र लगा करके ये धारा पूछी जाएगी हमसे, तो हम Q बराबर IT का यूज कर देंगे, Q बराबर IT। तो सब न्यूमेरिकल्स की चर्चा बाद में करेंगे हम, अभी थ्योरी कंप्लीट करते हैं जो भी डेरिवेशन इसके हैं। तो विद्युत आवेश हो गया। विद्युत आवेश के बाद में आवेश का मूलभूत कुछ गुण होते हैं, आवेश के प्रकार हो गए हैं। तो जैसे हमने कह दिया ये धनावेश हैं, ये ऋणावेश हैं, कुछ ऐसे, या इनको एक पास रख दो, ये माइनस हो या प्लस, तो ये समान आवेश हैं, ये विपरीत आवेश हैं। तो ये धनात्मक होंगे, प्लस प्लस होंगे और माइनस माइनस होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। अभी बताया ना मैंने, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर एक धनावेश आता है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस पर ऋणावेश आता है। तो उसी धनावेश ऋणावेश की अगर हम और आगे बात करें तो यदि 2
ऐसी वस्तुएं एक पास आ जाती हैं, ए और बी मान लेते हैं, ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिनमें दोनों के ऊपर प्लस प्लस का चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। यदि इन दोनों पर ऋण आवेश है तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अच्छा, इसके विपरीत यदि एक पर धनावेश है, दूसरे पर ऋणावेश है, एक पर पहले वाले पर मान लो ऋणावेश, दूसरे पर धनावेश है, कुल मिला के विपरीत आवेश होगा अगर, तो इनमें होता है आकर्षण। समान आवेश होने पर होता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ से क्या सीखे हम लोग? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें लगता है आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल, अब नाम आया यहाँ पे बल का, तो कितना लगेगा बल? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो कितना लगेगा? तो इसका मान निकालने के लिए आते हैं कूलाम। तो अब देखेंगे हम लोग कूलाम। ये सब पूछा नहीं जाता है, कुछ नहीं, जो मैंने बताया है ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन अब ये लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा बेस बनाना जरूरी होता है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जैसे मैंने बताया कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, तो इनका मान कितना होगा? यदि कोई दो वस्तुएं हैं जो आवेशित हैं तो उनमें जो बल लगेगा तो वो कितना होगा? उस बल का मान निकालने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं कूलाम। तो कूलाम ने स्थिर बिंदु आवेशों पर जो बल लगता है, ये आकर्षण प्रतिकर्षण का, इसका मान निकालने के लिए ही एक नियम दिया है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो इस कूलाम के नियमानुसार इसको हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप जो होगा इसमें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। इस वस्तु को Q1 कूलाम का आवेश दिया गया है, इसको Q2 दिया गया है। दोनों का अलग अलग आवेश मान लिया मैंने। ये समान भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। R मीटर, ये RM जो लिखा है ये है R मीटर। एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये इन पर कोई भी आवेश हो, मतलब धनावेश हो या ऋणावेश हो, लेकिन इनके बीच जो बल लगेगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा या हम कैसे निकालेंगे, वो कूलाम ने बताया था। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, तो कूलाम ने जो पहला स्टेटमेंट दिया अपना, उन्होंने बताया कि जो इनके बीच लगेगा बल, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, वो इन दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला जो उन्होंने बताया था कि दो पिंडों के बीच या स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये नोट कर लीजिएगा, लिखने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो उन दोनों पिंडों पर उपस्थित आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? दोनों पिंडों पर उपस्थित आवेश की मात्राओं के गुणनफल के। तो जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, इस पर आवेश Q1 माना था मैंने, इस पर Q2 माना था, ठीक है, और इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट इनका ये था कि सिर्फ यही नहीं और क्या है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी मान लो R है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं? साइन सेम ही बनते हैं लेकिन ये उधर उल्टा होता है। अगर आवेश बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, आवेश घटाओगे तो बल घटेगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, इसे समानुपाती भी कहते हैं। और इन्वर्स में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, दूरी बढ़ाने से बल घटता है और दूरी घटाने से बल बढ़ता है। अब जब इन दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन को हम जब मिलाते हैं तो बन जाता है F, अनुक्रमानुपाती का साइन लग जाएगा, Q1 Q2 ऊपर है और R स्क्वायर नीचे, और ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, Q1 K आएगा, नियतांक, एक नियतांक K आता है और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे K क्या है। K एक नियतांक होता है, K नियतांक है, इसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो इसका मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहीं से आप इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। और तो ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, जानते हैं आप अच्छे से। तो ये हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो जो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो सूत्र मिलता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। इसे हम लोग अक्सर K ही लिखते हैं, याद रखना। कहीं भी इसमें K मिले अगर तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। कभी कभी परावैद्युतांक को भी K से लिख देते हैं। ऊपर K होता है अगर तो उसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और नीचे K लगा होगा तो उसका मतलब होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, तो ये क्या होता है? परावैद्युतांक क्या है? जब किसी भी दो पिंड हैं, कोई वस्तु हैं, इनको किसी हम माध्यम में रख देते हैं, एक ऐसा माध्यम जैसे कुचालक है, कुचालक पदार्थ को लकड़ी, कोयला, पानी, हवा, इन सब में रखते हैं, तो जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसे हम K से लिखते हैं। जैसे वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो इन दोनों को पानी के अंदर डाल दिया गया, जब पानी के अंदर डाला जाएगा तो पानी का कुछ अलग परावैद्युतांक होता है, इसलिए वहाँ पर K की वैल्यू हमें कुछ पुट करनी होगी जो कि सवाल में हमें दी होती है। धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, मेटल के लिए, धातुओं के लिए जो होता है, धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है, अपरिभाषित। और वायु निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 रहता है। वायु हो या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए K का मान हमेशा 1 रहता है। तो ये भी हो गया। बहुत समय हम नहीं देंगे इसमें, इन चीज़ों को, समय कम है और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। ये हो गया अपना कूलाम का नियम। फिर से देख लो, कूलाम ने बताया था कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है वो उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इन दोनों को मिलाकर के लास्ट का फार्मूला निकला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R। ये हो गया इसमें। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते पहले ही। इसमें अब हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश के बाद में इसका सेकंड पार्ट है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अब जो आवेश के बारे में मैंने पढ़ाया अभी, आवेश क्या है? आवेश जो है किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होती है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता व कमी होती है। तो सब पढ़ चुके हैं हम। अब कोई आवेश मान लेते हैं, ये कोई आवेश है। अब इस आवेश के आसपास जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे चुंबक आपका होता है तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। वैसे ही आपका चार्ज जो होगा, आवेश होगा, अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि होता है, बल की भी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। तो जो दिशा होगी इसकी प्लस से बाहर की ओर होगी, मतलब दूर जाएगा। विद्युत क्षेत्र प्लस से हमेशा दूर जाता है और माइनस से विद्युत क्षेत्र उसकी ओर आता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यदि कोई प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर जाएगा और माइनस की ओर आएगा। इस प्रकार से प्लस है, हम लोग हैं पॉजिटिव हैं, माइनस निगेटिव, ठीक है, ऋणात्मक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों से चीज़ें दूर जाती हैं और निगेटिव की तरफ चीज़ें आकर्षित होती हैं। ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं इसमें, पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा, अब इसके बाद में विद्युत क्षेत्र, अच्छा परिभाषा क्या होगी इसकी? तो कोई आवेश मान लेते हैं ये है, तो इसमें जब किसी दूसरे हम परीक्षण आवेश को लेके आएंगे, ये मान लो धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ये जो आवेश इस विद्युत क्षेत्र के भीतर आएगा, तुम लेके आओगे, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, कूलाम ने बताया था। तो अब इसका भी एक क्षेत्र है, चुंबक जैसे होता है, चुंबक के
दूर रखोगे कोई लोहे की वस्तु या दूसरा चुंबक तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, लेकिन जब नज़दीक लाओगे तो उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। या दूसरा चुंबक होगा, नॉर्थ पोल लेके आओगे, साउथ की तरफ साउथ लेके आओगे तो प्रतिकर्षित करेगा, तो बल लगाएगा। तो एक लिमिट है, उसका एक क्षेत्र है, उसी में बल लगता है, उसके बाहर बल नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से कोई आवेश है, आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को, यह है परीक्षण आवेश, जिसे हम टेस्टिंग चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश जो कि हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। परीक्षण आवेश को लेके आने पर, किसी आवेश के आसपास जो है दूसरे परीक्षण आवेश को लाने पर वह किसी बल का अनुभव करे तो वह जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे परीक्षण आवेश को लाने पर वह किसी बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन हो गई, इसका फार्मूला क्या होता है? विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इंटेंसिटी होगी इसकी वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, E से, और इसका फार्मूला होता है E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। इसकी परिभाषा एक और हो सकती है, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश को, एक शब्द जोड़ देना इसमें, एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर जो उस पर बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। मान लो हमने एकांक परीक्षण आवेश, मतलब कि जो परीक्षण आवेश है उसका मान है 1 कूलाम। इस 1 कूलाम परीक्षण आवेश को यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आते हैं तो उस पर जो बल लगेगा वही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे Q0 1 था, मैंने बटे में 1 कर दिया, और F के बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं, और E बराबर F हो जाएगा। मतलब जो बल लग रहा है विद्युत परीक्षण आवेश पर वही हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर जो बल लगता है वही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है E बराबर F/Q0। E का जो मात्रक होगा वो बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसमें अभी एकांक बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र के बाद में द्विध्रुव भी है आपके सिलेबस में, द्विध्रुव पढ़ेंगे हम लोग। तभी देखते हैं कितनी देर की क्लास हो गई है, 28 मिनट की हुई है। तो द्विध्रुव पढ़ लेते हैं हम लोग, और इसके आगे हम चर्चा फिर कल करेंगे। द्विध्रुव देख लेते हैं क्या होता है। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट है तो मोस्टली बच्चों को पहले से ही आ रहा होता है, लेकिन शुरुआत की थी तो शुरू से ही देख लेते हैं हमेशा, क्योंकि बच्चे शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं उन चीज़ों को। तो शुरुआत में जब भी शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से, जैसे मैंने ही शुरुआत की है पहले पार्ट से, तो पहला पार्ट तो बच्चे पढ़ेंगे, उनको तो पहले से आ रहा है और फिर से पढ़ लिया तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। दूसरे तीसरे पार्ट तक पहुँचते पहुँचते उनका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और फिर 2 ही पार्ट तक रह जाते हैं। फिर को पता लगेगा कि ये तो अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में पढ़ लिया जाएगा, ये ठंडक आ गई है, ठंडक कम होगी तब पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके ठंडक निकलेगी, जनवरी गुजरेगी, फरवरी आ जाएगी, 10 दिन का समय बचेगा, फिर उनको होगी टेंशन। तो अभी से टेंशन ना हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 30 मिनट 40 मिनट का जो भी ये वीडियो रहेगा आपको देखते रहना है। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और भी कुछ पढ़ना है, कठिन चीज़ें पढ़नी है, न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज दीजिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना करके, ये तो मतलब एक डेली वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का भी एक, फिजिक्स का भी डेली एक वीडियो जो है अपलोड हुआ करेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपको जो कठिन टॉपिक लगते हैं कि सर इसका भी एक वीडियो होना चाहिए, पहले से ही अनसॉल्व करते हो, उसमें दिक्कत होती है, ठीक है, वो चीज़ें फंस रही हैं उस पर्टिकुलर लेसन से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। चलो अभी देखते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसे। ये एक ऐसी युक्ति है, ऐसा संयोजन है जो 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है।
ये दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिसमें मैंने कूलाम के नियम में Q1 और Q2 लिखा था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में Q लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दोनों में आवेश की मात्रा तो बराबर है, लेकिन एक ऋणावेशित होगा तो एक धनावेशित होगा, एक पर निगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये दोनों ही आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वो दूरी हम मानते हैं 2L, कहीं कहीं किताबों में 2D दिया होता है, ये तो 2L या 2D लेंथ या डिस्टेंस। 2 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो अक्सर चीज़ें होती हैं वो 20 से ली जाती हैं, मध्य बिंदु से ली जाती हैं, और 2L का आधा L होगा, और 2L का जब आधा L हो जाएगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होती है। अभी अक्षीय निरक्षीय पढ़ोगे जब इसमें, तो कई बार इसमें आधी दूरी का ही यूज होता है, तो दिक्कत ना हो इसीलिए 2L माना जाता है। आप L मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर समस्या खड़ी होगी बाद में। खैर, तो द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, ऐसा संयोजन है जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है। ये दोनों ही आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस संयोजन को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है द्विध्रुव का आघूर्ण। द्विध्रुव का आघूर्ण, तो आप लोग पढ़े होंगे तो जानकारी पहले से होगी, इनको नहीं है बता दूं मैं। द्विध्रुव और द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी प्रश्न भी बनता है इस पर कि द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। मैंने देखा है कहीं प्रश्न ये था। तो जो विद्युत द्विध्रुव होता है एक संयोजन है जो माइनस और प्लस की आवेशों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अच्छा, ये हो गया द्विध्रुव, जो कि एक मशीन है, संयोजन है, सिस्टम है। द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है ये P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जो द्विध्रुव का आघूर्ण है, ये द्विध्रुव में जो दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। समझे? जो आवेश थे उनमें से कोई एक आवेश ले लो भाई, यही 10 होगा तो ये भी 10 ही होगा, चिन्ह लेना नहीं हमको। ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 ही होगा। तो इन दोनों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी, आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या कहते हैं? द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसे P से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसका भी सूत्र भी निकाल लेना। ये हो गया द्विध्रुव। अक्षीय होगा, कभी भी अगर कभी हमें अक्षीय में कुछ निकालना होता है तो हम इधर निकालते हैं अक्ष में, एक्सिस में, या अगर निरक्षीय निकालना होता है तो हम ऊपर निकालेंगे या नीचे निकालेंगे। ऐसा होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष नीचे वाला, ये वाई अक्ष अगर अक्षीय होगा तो नीचे ही कहीं इधर होगा, इधर दाएं बाएं, और निरक्षीय है तो वो ऊपर या नीचे कहीं हो सकता है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो चाहे वो विद्युत विभव हो। तो इसके आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।